हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की तिथि नज़दीक आती जा रही वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और वैसे वैसे हम लोग तैयारी को अपना अंतिम रूप देते जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आइए अब हम प्रश्नों की श्रृंखला में फिर आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो यहाँ पहला सवाल पूछा जा रहा है, नादान दोस्त कहानी के पात्र हैं। तो नादान दोस्त एक कहानी है और पूछा जा रहा है इस कहानी के पात्र कौन कौन है। तो जो ऑप्शन है देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है केशव और श्यामा, दूसरा है मोहन और धनराम, तीसरा है मोहन और दीनानाथ, चौथा है अपू और दुर्गा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया केशव और श्यामा। केशव और श्यामा नादान दोस्त कहानी के पात्र हैं। दरअसल नादान दोस्त कहानी ये जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद। ये जो दो नादान दोस्त हैं, भाई बहन हैं, केशव और श्यामा, ये दोनों अपने घर में, इनके घर में एक चिड़िया घोंसला बना रखी है और वो उसमें अंडे दे रखी है। गर्मी का महीना है। ये लोग इस विचार विमर्श में हैं कि मतलब उसको बहुत धूप लगती होगी, उसको छांव की व्यवस्था करते हैं। इन्हीं सब जतन के में और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच होता क्या है कि उसके अंडे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं और इस तरीके से चिड़िया जो है विमुख होकर फिर वहाँ से उड़ जाती है, फिर कभी नहीं दिखाई देती। इन्हीं सब कहानियों के संदर्भ में इन बच्चों के अंदर जो कोरी कल्पना है, उनके प्रति जो उसके प्रति लगाव है और जो उसके लिए व्यवस्था करते हैं कि इसको धूप न लगे, छाँव की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसका जो नतीजा होता है कि ये लोग अंडे छू लेते हैं और टूट जाते हैं और जिससे जो है चिड़िया को भी आघात लगता है। यही सारी कहानी इसके अंतर्गत है। ठीक। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है मोहन और धनराम। मोहन और धनराम ये क्या है? ये गलता लोहा कहानी के पात्र हैं। गलता लोहा कहानी के पात्र हैं। और ये गलता लोहा जो कहानी है ये क्या है? मोहन एक ब्राह्मण युवक है। ब्राह्मण युवक है, पढ़ने में बहुत होनहार है। और धनराम क्या है? एक लोहार है जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ये जब पढ़ाई लिखाई करता है तो बहुत होशियार है, लेकिन बात ये है कि एक समय ऐसा आता है कि मतलब काफ़ी ये मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो उसके पिताजी पढ़ने के लिए उन्हीं के गांव का एक लड़का था, लखनऊ में रहता था, तो बिरादरी का समझ के, बिरादरी के नाते उसको भेज दिए लखनऊ में। ये लखनऊ शहर गया तो वहाँ पर पढ़ाई न करके इससे और घर के अन्य कामों में लगा दिए। और उसके बाद जो लड़का ले गया था वो इनको अपने समकक्ष रखने में उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होती थी। वो दूसरों के सामने जो है उसकी अपनी इज्जत बनी रहे तो इनको नौकर के रूप में पेश करता था। इस तरीके से वहाँ पर भी इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और लास्ट में आता है, फिर देखता क्या है कि एक दिन जाता है धनराम लोहार के यहाँ, जो धनराम उसका दोस्त है। तो करता क्या है कि वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा जो उनका कारोबार है अपना, उस कारोबार में हाथ बटाता है। और हाथ बटाने के बाद फिर करता क्या है कि थोड़ा थोड़ा उसमें आजमाइश करता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इस कहानी में पूरी चर्चा की गई है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी, ये भी आप ध्यान रखना। तीसरा जो ऑप्शन है अपू और दुर्गा। ये अपू और दुर्गा जो है ये कौन है? ये एक 6 वर्ष का लड़का है, लगभग वो यही उम्र इसकी है। ये दोनों भाई बहन हैं। ये सत्यजीत राय का संस्मरण एक है, संस्मरण। उस संस्मरण का क्या नाम है? अपू के 2.5 साल। अपू के 2.5 साल। अपू के 2.5 साल ये संस्मरण है। और ये संस्मरण है सत्यजीत राय। सत्यजीत
राय, और उसी के ये पात्र हैं। ये जो संस्मरण है, और ये संस्मरण किससे संबंधित है, तो ये इनकी फिल्म बनी थी पाथेर पंचाली, उसी पाथेर पंचाली से संबंधित जो 2.5 साल में वो फिल्म बनी थी, उसी फिल्म के संबंधित सारा कुछ यहाँ का वृत्तांत है, उसी को याद करके कि किस तरीके से ये जो अपू नाम का लड़का है इसके साथ, और फिल्मों में जब 2.5 साल था तो किस तरीके से उस समय बीता, क्या उसके साथ घटना घटी, उन सब का एक चर्चा है। तो इस तरीके से ये अब ये आता है मोहन और दीनानाथ। ये मोहन और दीनानाथ कौन है, तो ये मोहन और दीनानाथ ये पात्र हैं। पात्र हैं किसके, एक एकांकी है। कौन सी एकांकी, ऐसे 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 एकांकी है, और उसी एकांकी की ये पात्र हैं। और ये एकांकी, इसके एकांकीकार कौन है, तो हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। ठीक, तो इतनी बात क्लियर, पहला सवाल पूरा हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर का संबंध है पार के नजर कहानी, ऐसे ऐसे एकांकी, ऐसे ऐसे एकांकी, जो देखकर भी नहीं देखते निबंध, संसार पुस्तक है पत्र। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जो हैं, इनकी जो कहानी है ये कहानी है। और पार की नज़र, पार की नज़र का मतलब ये है कि ये मंगल ग्रह पर, और वहाँ पर जो जीवन मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं और जो उसका एक लड़का है, उन सब का पात्र है, उसके मन में जो जिजीविषा है और जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, उन्हीं सब के बारे में पूरी ये कहानी है पार की नज़र। ठीक, ऐसे 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 के पात्र कौन है, दीनानाथ और मोहन, और ये एकांकी हैं। और एकांकीकार कौन है ये भी बता दिए आपको, विष्णु प्रभाकर। ठीक, इस कहानी में होता क्या है कि दरअसल जो बालक है मोहन, मोहन की छुट्टी थी, छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता था, जो उसको होमवर्क मिला है तो वो होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो जब वो होमवर्क पूरा नहीं किया है तो विद्यालय खुलने वाला है, तो उसके एक दिन पहले उसने पेट का दर्द बना कर घर पे बैठ गया। तो उसके बाद फिर सब पूछने लगे क्या हुआ, तो वो फिर ऐसे ऐसे करके बताता, ये ना बताता कि हमारा ये पेट दर्द कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ ऐसे ऐसे बताता। तो फिर खबर चली सबको, जैसे धीरे धीरे वैद्य जी आए, डॉक्टर साहब आए, उसके बाद फिर मास्टर साहब आए। मास्टर साहब आए तो मास्टर साहब कहे कि हमको पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जब मास्टर साहब ने बताया कि अच्छा ठीक है, तुम 2 दिन की और छुट्टी ले लो, उसके बाद पूरा होमवर्क करके आना, काम करके आना। तब फिर उसके बाद लड़का क्या हुआ कि जब वो मिल गया तो फिर वो ठीक हो गया, और फिर यही सारी कहानी इन सब की बात में है। तो ये हो गया, जो देख कर भी नहीं देखते, ये निबंध है। ये निबंध किसका है, हेलन केलर का, हेलन केलर। हेलन केलर कौन है, ये एक विदेशी महिला है, अमेरिकन है, अमेरिकन। ये ना तो देख सकती हैं ना तो सुन सकती हैं। हेलन केलर क्या है, ना देख सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना ही सुन सकती हैं। तो इनकी जो कहानी है वो प्रकृति से प्रेम को लेकर है। ये कहती है कि जब इनकी एक सहेली है तो उससे पूछती है प्रकृति के बारे में कि वो क्या है, तो वो कहती है कि एक पेड़ को जब टच करती है तो कहती है कि बताओ कुछ एहसास हुआ तुम्हें, तो वो कहती है कुछ नहीं एहसास हुआ। तो इनका प्रकृति से इतना जुड़ाव था कि अगर किसी पेड़ के पत्ते को छू ले, कोई चीज़ आसपास है, जीव जंतु है, तो वो उसकी सुगबुगाहट से, उसके स्पर्श से बता देती थी कि ये चीज़ है। यानी कि प्रकृति के प्रति इनका जो प्रेम था, जो समर्पण था, जो लगाव था, कि बिना देखते हुए, बिना सुने हुए चीज़ों को कैसे वो महसूस कर लेती थी, इन सारी बातों के बारे में इस कहानी में दिया गया है।
ठीक, कहानी नहीं, निबंध के बारे में। संसार एक पुस्तक है, संसार पुस्तक है। ये क्या है, एक पत्र है, और ये पत्र जो है कौन लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू ये पत्र लिखते हैं, और ये पत्र किसे लिखते हैं, अपनी बेटी इंदिरा के नाम। इंदिरा उस समय कहाँ रहती हैं, मसूरी में रहती हैं, और ये कहाँ है, इलाहाबाद में। तो चूंकि बातचीत हो नहीं पा रही है, तो जो बातचीत का जरिया है वो पत्र ही है। उसी पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को एक पत्र लिखते हैं, और वो जो पत्र लिखते हैं तो वो जब मसूरी गई है तो उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ मसूरी नहीं, पूरे संसार के बारे में एक जो समझ पैदा करना चाहते हैं, अपनी बेटी को बताना चाहते हैं कि देखो वहाँ गई हो, वो इतनी अच्छी और खूबसूरत जगह है, वहाँ पर पहाड़ी है, नदियाँ हैं, झरने हैं, इसी तरीके से एक विश्व है, और विश्व भी अपना एक संसार है, उसी संसार का एक छोटा सा भाग मसूरी है। तो इन सब चीज़ें के बारे में हम चाहते हैं कि पूरे भारत के बारे में, और जो भारत विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है, और इन सबको जानते समझते हुए एक अपनी समझ विकसित करो। इसी सबको लेकर पत्र लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो अपनी बेटी इंदिरा के नाम। तो ये सारी बातें इसमें थी। ठीक, 2 सवाल पूरे हो गए। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, कृष्णा सोबती की कृति बचपन है। पूछ रहे हैं कृष्णा सोबती की कृति बचपन है, तो यहाँ कुछ विधा दी गई है, तो पूछ रहे हैं क्या है ये। तो ये जो बचपन है ये कृष्णा सोबती का संस्मरण है। ठीक, पहला बात, संस्मरण, ये जो बचपन संस्मरण है, ये कृष्णा सोबती अपना जो इनका बचपन था कैसे बीता, किस तरीके से इन्होंने मस्ती की, किस तरीके से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, किस तरीके से ये अपने परिवार में रहती थी, किस तरीके से जो फेरी वाले आते थे, खुलपी वाले आते थे, या कहीं होटल में जाती थी, तो वहाँ पे जो भी दृश्य था इनके बचपन से संबंधित, उन सारी चीज़ों को ये देखते समझती। उसके बाद फिर कैसे कैसे बड़ी हो रही, कैसे कैसे इनके अंदर बदलाव आया, वो सारी चीज़ों का इसमें इन्होंने अपने संस्मरण में बचपन के अंतर्गत जिक्र किया है। ठीक, तो ये बात हो गई संस्मरण की। दूसरा देख लेते हैं, ये शब्द चित्र। तो कृष्णा सोबती का एक शब्द चित्र है, और उस शब्द चित्र का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को ये शब्द चित्र के माध्यम से उकेरने की कोशिश की है। और ये जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं, ये नानबाई का काम करते हैं, खानदानी नानबाई हैं ये, इनके पूर्वज भी नानबाई का काम करते थे। तो नानबाई का ये क्या है, 56 तरीके की रोटियां बनाना जानते हैं, उसी को लेकर सारी कहानी है ये। उसी में इनको महारत हासिल है कि कैसे रोटियां बनाई जाती हैं, कितने तरीके से बनती हैं, उसके खाने वाले अब कैसे रह गए, पहले कैसे लोग थे, अब कला की कोई कीमत नहीं है। हाँ, जो कारीगरी है उसका कोई कीमत नहीं समझ पाता है, उसका कोई मतलब समझ नहीं पाता है। उसके बाद ये जो मियाँ नसीरुद्दीन है, ये एक भाग है किसका, हम हसमत, इनका संस्मरण है, हम हसमत संस्करण है ये। उसी संस्करण के अंतर्गत मियाँ नसीरुद्दीन का चित्र किया गया है, शब्द चित्र के माध्यम से इन्होंने खींचने की कोशिश की है। जीवनी नहीं है, कहानी नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध भरे जुंडी के दाने। दूध भरे जुंडी के दाने, ये दरअसल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, कविता है। केदारनाथ अग्रवाल एक कविता है, वह जो छोटी चिड़िया। तो वह जो छोटी चिड़िया के शीर्षक से कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। तो उसमें एक लाइन आई है, दूध भरे जुंडी के दाने। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये जो जुंडी है इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ ऑप्शन है, धान और गेहूं की बलिया, जौ और बाजरे की बलिया, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जौ और बाजरे की बलिया, यही राइट आंसर होगा। जुंडी का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है, वो है जौ और बाजरे की बलिया।
इसमें दूध भरे रहते हैं। जब उसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के बीज बैठने लगते हैं तो जो दूध भरे, तो जो चिड़िया है वो चिड़िया जो है उसको जब खाती है तो उसको कितना सुंदर लगता है। तो उसी सब के बारे में जिक्र है। जब पूरी कविता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानते रहिए। अगला सवाल देखते हैं, गलत चुने। अब गलत चुनना है भाई। पहला ऑप्शन लोकगीत, निबंध, भगवत शरण उपाध्याय। ये लोकगीत शीर्षक है। ये शीर्षक कैसा शीर्षक है? निबंध है। और ये निबंध किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का। यही मिलान करना है, सही है गलत है। अगला सवाल देखें, सांस सांस में वास क्या है? निबंध, एलेक्स एम जॉर्ज। ये भी देख लेते हैं। तीसरा है नौकर, निबंध, अनुबांदोपाध्याय। चौथा है अक्षरों का महत्व, कहानी प्रेमचंद। तो गलत चुनना है। तो गलत इसमें कौन सा है? डी है, अक्षरों का महत्व। ये क्या है? निबंध है। और किसका निबंध है ये निबंध है, पहली बात जान लो। इसका निबंध है गुणाकर मूले का, गुणाकर मूले। ठीक, ये निबंध है गुणाकर मूले का, अक्षरों का महत्व। और जो प्रेमचंद की कहानी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में लगी भी हुई, वो क्या है? एक तो आपने पढ़ा नादान दोस्त, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पीछे। और दूसरी जो कहानी लगी है वो क्या है? नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। ठीक, बाकी ये जो नौकर है ये भी निबंध है। ये निबंध किसका है? अनुबांदोपाध्याय का है। सांस सांस में वास, सांस सांस में वास से ये भी निबंध है। किसका निबंध है? एलेक्स एम जॉर्ज का। लोकगीत, लोकगीत भी क्या है? निबंध है। ये निबंध किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का ही है। ठीक, तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुंह बोली बहन छबीली किसका नाम था? तो ऑप्शन दिया है चांद बीबी, हजरत महल, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का एक नाम और उपनाम क्या था? मनु। इन्हीं का और एक क्या नाम था पूरा? मनुकर्णिका। और मनुकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? काशी में। मनुकर्णिका और मनुकर्णिका घाट काशी में स्थित है। ये किससे संबंधित है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, झांसी वाली रानी। वह तो झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी थी। ठीक, हजरत महल का संबंध कहाँ से था? हजरत महल का संबंध लखनऊ से था। ठीक, चांद बीबी, रानी चेन्नम्मा। चांद बीबी इनका पुराने हैदराबाद से संबंधित थी ये। ठीक, विजयनगर साम्राज्य से। और चेन्नम्मा भी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिरंगी, फिरंगी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फिरंगी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फिरंगी शब्द जो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? ऑप्शन देख लो, डचों के लिए, अंग्रेजों के लिए, भारतीय गद्दारों के लिए, सभी के लिए। तो फिरंगी शब्द जो प्रयोग हुआ हो वो मूलतः अंग्रेजों के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ कूटनीति करते थे, वो करते थे, हम लोगों का शोषण करते थे। इसलिए भारतीयों द्वारा जो उनको उपनाम दिया गया, जो बुलाया गया था, वो फिरंगी के नाम से बुलाया गया था। तो जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? बी, अंग्रेजों के लिए। अनुबांधोपाध्याय कृत नौकर है। आगे दिया गया निबंध, संस्मरण, कहानी, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा कहानी, निबंध। अनुबाध्याय कृत
अनुबंधोपाध्याय कृत ये जो नौकर है ये गांधी जी से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित। इनका एक लेख था अनुबंधोपाध्याय का, बहुरूप गांधी, बहुरूप गांधी। इसी बहुरूप गांधी को, चूंकि गांधी जी के आंदोलनों में अनुबंधोपाध्याय सक्रिय रूप से शामिल थे और जहाँ भी ये जाते थे और उनके साथ साथ हमेशा रहती थी, तो गांधी जी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। वो सभी काम को मतलब एक काम मानते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे नौकर का हो चाहे उससे बड़े पद का हो, तो वो कोई काम, चाहे खाना बनाना हो, चाहे आश्रम की साफ सफाई हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे खेत की गुड़ाई निराई करना हो, चाहे सड़कों पे झाड़ू लगाना हो, यानी कि छोटे से लेके बड़े काम तक, चाहे लिखना पढ़ना हो, सब कुछ करते थे। तो वही ये नौकर नाम से, नौकर कृत नाम से जो है निबंध लिखी हैं अनुबंधोपाध्याय, जो बहुरूप गांधी करके इन एक लेख है इनका, उसी लेख के अंतर्गत तो उनमें ये गांधी जी का पूरा जिक्र है कि जब ये इनके अपने जीवन में किस तरीके से एक दूसरे लोगों का सम्मान करते थे, कैसे कोई काम तुरंत दूसरे से लेके अपने करने लगते थे, उसमें सहयोग बटाने लगते थे, यही सारी बात इसमें जिक्र है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। टिकट एल्बम कहानी है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो टिकट एल्बम कहानी है वो किसकी है। तो पहला ऑप्शन है सुंदरा स्वामी, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है एलेक्स एम जॉर्ज। तो ये जो सुंदरा स्वामी हैं इन्हीं का टिकट एल्बम कहानी है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाए। कृष्णा सोबती का जो संस्मरण है, संस्मरण क्या है, बचपन, बचपन। और एक जो लगा है और वो क्या है, संस्मरण हम हसमत, हम हसमत। इसी के हम हसमत का ही एक शब्द चित्र है, मियाँ नसीरुद्दीन, मियाँ नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, इनके बारे में सारी चर्चा है। विष्णु प्रभाकर क्या है, विष्णु प्रभाकर की एक एकांकी है क्या, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। ठीक, ये क्या है ऐसे ऐसे, तो ये एकांकी है। एलेक्स एम जॉर्ज का क्या है, एलेक्स एम जॉर्ज का एक कहानी है, निबंध है। एलेक्स एम जॉर्ज का निबंध है, क्या है, निबंध। सांस सांस में बास, सांस सांस में बांस। ये दरअसल पूर्वोत्तर की कहानी है। ठीक, और उसमें बांस की महत्ता बताई गई है। बांस की, बांस क्या है, बांस एक घास है, सबसे लंबी घास, ये भी जानते रहो, बांस सबसे लंबी घास। इस सांस सांस में बांस में यही बताया गया है कि जो बांस है, इस बांस का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, ये बांस हमारे जीवन में किस तरीके से रचा बसा है, इनका कितना हमारे जीवन में उपयोग है, इससे हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सारा जो उससे जितनी दैनिक दिनचर्या से लेके जितने भी उसके बनाए जा सकते हैं चीज़ें वस्तुएं, उन सारी की डिटेल में चर्चा इस बात में की गई है। एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा निबंध उनका है, सांस सांस में बांस। ठीक, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भाव किसके जरिए व्यक्त किए। यानी कह रहे हैं कि अपने जो इनकी विचार थे, जो फीलिंग्स थी, क्योंकि उसमें न कोई भाषा थी न उसकी कोई परिभाषा थी, तो एक दूसरे से जो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम था वो क्या था, सर्वप्रथम
कैसे किसी चीज़ को वो समझते थे कि हाँ अगर ये हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है। जैसे आज हमारे सामने ये दुविधा नहीं है कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये वाइट बोर्ड है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये कमरा है, ये पानी है, ये बस है, ये कैमरा है, ये क्या है, मार्कर है, तमाम सारी बातें। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो प्रागैतिहासिक मानव थे, जहाँ खोज नहीं हुई थी, कि मतलब वो अपने भाव, अपने विचार, अपनी संवेदनाएं, अपने जो उनके डेली मर्रा की चीज़ें थी उसके बारे में कैसे जानते थे, कैसे व्यक्त करते थे, उसी से संबंधित ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है अक्षरों के जरिए, चित्रों के जरिए, लिपियों के जरिए, सभी। तो उसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा चित्रों के जरिए। चित्रों के माध्यम से मान लीजिए कि जैसे उन्होंने देखा कि धूप आई तो एक गोला बना दिए कि ये जो गोला है इसमें जो चमक है जो बिखरी हुई है ये क्या है, धूप। तो यानी इस गोले को वो खींच देते थे एक जगह, और प्रागैतिहासिक मानव इस गोले को खींच देते थे। तो जब यहाँ सूर्य पहुँचता था, जब यहाँ चमक होती थी, तो वो क्या मान लेते थे कि ये जो चमक जैसी चीज़ है इससे क्या होता है, रोशनी फैलती है, उजाला होता है। तो एक ये मतलब निकाले, तो उसका चित्र बनाते थे। तो सबसे पहले जो अपने भाव, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त किए वो क्या माध्यम था, चित्रों के जरिए। तो ये चित्रों के जरिए ये कहाँ से मिला, अक्षरों की बात। ये इसका जिक्र कहाँ है, अक्षरों की बात। अक्षरों की बात, इसका संबंध गुणाकर मूले से है, गुणाकर मूले। ये अक्षरों की बात जो है ये निबंध है, ध्यान रखना बहुत जरूरी। और इसके जो लेखक हैं गुणाकर मूले, अक्षरों की बात निबंध है, इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। तो इन्होंने पूरा बताया है कि ये अक्षरों का जो विकास हुआ, लिपियों का जो विकास हुआ, जो प्रागैतिहासिक मानव थे, और उसके बाद जो उसके आगे विकास हुआ, जब इतिहास लिखा जाने लगा, तो कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास जो हम जान पाते हैं वो लिखा गया है। उसके पहले जो नहीं लिखा गया था, तो जो संवेदनाओं, अभिव्यक्तियों का माध्यम था वो कैसे होता था। तो ये अक्षरों की बात, इसी शीर्षक से एक निबंध लिखे गुणाकर मूले, और सारा जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का जो चरण था अक्षरों का, उसमें जो योगदान था, लिपियों का जो योगदान था, वो सारी बातें यहाँ पर करी है इन्होंने। तो ठीक इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चित्रों के जरिए। अशुद्ध वर्तनी चुने, सबसे चुनौती और चैलेंजपूर्ण काम। सबसे गलत जो लड़का करता है तो यहीं से सवाल करता है, इतना हल्के में लेता है, और गलती भी सबसे ज़्यादा यहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अशुद्ध चुने, तो चुनिए भाई, आप लोग ही चुनिए, चुनो। वाल्मीकि, कालिदास, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। जब आप उच्चारण शुद्ध करेंगे तो वर्णों के अशुद्धि चयन में आसानी होगी। जब उच्चारण ही गलत करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जो वर्तनीय अशुद्धि संबंधी शब्द होंगे उसको भी आप गलत करेंगे। अब जैसे वाल्मीकि लिखा है, तब इसे सामान्य व्यवहार में क्या बोलते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि कृत रामायण। तो जब वाल्मीकि आप कह रहे हैं तो आप वाल्मीकि खोजेंगे हर जगह, अब वाल्मीकि तो मिलेंगे नहीं। यहाँ वाल्मीकि है, यहाँ कालिदास आप कहते हैं, कालिदास का महान नाटक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो कालिदास, यहाँ क्या छोटी की मात्रा लगी है, कालिदास। राहुल सांकृत्यायन, आप लोग क्या करते हैं, सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन, तो अशुद्ध वर्तनी चुनो, तो अर्थात कोई गलत नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 से संबंधित जो सवाल थे, जो चैप्टर थे, उन सारे चैप्टरों में उसकी क्या कहानियाँ थी, उसके कौन कौन से पात्र थे, उसकी कहानियों के विषय में, निबंधों के विषय में, संस्मरणों के विषय में, कविताओं के विषय में सारी चर्चा हम अपने प्रश्नों के माध्यम से की। और अब इसके आगे हम अगले नेक्स्ट बुक देखेंगे, वहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से विधाएँ वहाँ पर हैं, कौन कौन से लेखक हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, इन सब पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।